नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार इस उम्मीद के साथ खैर मकदम करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूँगा। लीगल पॉइंट्स लाइव इसको शुरू करने के कई एक मकासद, कई एक वजूहात है। एक वजह मैं और बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट और स्टेट असम्बलीज में जो कवानीन बनाए जाते हैं वो उमूमन अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। इसी वजह से जो लोग रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल करते हैं वो इन हुकूक को या फिर इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाते, और जो अंग्रेजी से वाकिफ होते हैं वो लोग भी इन कवानीन को जब पढ़ते हैं तो उनको इस चीज़ में समझ में आने को दिक्कत महसूस होती है। उसकी वजह हम ये समझते हैं कि एक तो कवानीन में जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स भरे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो वर्डिंग्स का इस्तेमाल होता है वो लीगल लैंग्वेज होती है। और इन कवानीन को अगर बेहतर अंदाज में कोई समझ पाता है तो वो हमारी नज़र में है लीगल एक्सपर्ट्स, और लीगल एक्सपर्ट्स ही होते हैं जो इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझकर इसका इंटरप्रिटेशन करके हमको आसान ज़बान में हमारे हुकूक से वाकिफ करवा सकते हैं, या फिर इन कवानीन से हमको बेहतर अंदाज में वक्फियत हासिल करवा सकते हैं। अगर आप अपने कवानीन से या हुकूक से वाकिफ ना हो तो हर मुमकिन पॉसिबिलिटी होगी कि आपका इस्तेसाल हो या आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। आपको अपने आप का एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हो या इस्तेसाल से बचाना चाहते हो तो आपको इन कवानीन से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि हर हफ्ते हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदान को इस प्रोग्राम में पेश करें, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, बेहतर अंदाज में आप तक पहुँचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाएं। आइए नाज़रीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिविल केसेस पर। सिविल केसेस से मुताल्लिक़ कोई भी आपके पास सवालात हो तो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नंबरात भी नज़र आ रहे होंगे। लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए मैं उनका तारुफ देता चलूँ। आज के जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, खासकर मुंसिफ के नाज़रीन के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, फिर भी एक बार मैं उनका तारुफ देता चलूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में सिविल केसेस पर गुफ्तगू करने के लिए हैदराबाद दक्कन के एक यंग एंड डायनामिक एडवोकेट मोहम्मद फसीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। दोस्तों आइए आप हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में फसीउद्दीन एडवोकेट साहब का हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं बेहद खुशी है। मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। एक कॉलर भी शामिल हो गए हैं, उनको मैं शामिल कर लूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम? अच्छा, what is happening today? Some of the criminals, yes, they are hiring services of a expert advocate in criminal matters. Okay. Especially the land grabbers. Okay. So what should the common man do in such cases? Achha, can you repeat the question once more? Nowadays, yes, some criminals are taking the services of an expert advocate in legal cases, in criminal cases. I got you. Can you tell your name, please? Zafarullah. Zafarullah from Hyderabad. Okay, thank you, sir. So, thank you. ज़फ़रुल्लाह साहब के हम सवाल पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि आज जो हम गुफ्तगू करेंगे सिविल केसेस पर, इससे मुताल्लिक़ कोई भी आपके पास सवालात हों तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सवालात जब भी करें मुख्तसर से कीजिएगा, मज़ीद कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं खुद पूछ लूँगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करें तो टेलीफोन पर ही मुझे सुनिएगा, टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दें या म्यूट कर दें। सिविल केसेस जो आज का उन्वान है उस पर जाने से पहले हम ज़फ़रुल्लाह साहब के सवाल पर फसीउद्दीन साहब से मशवरा चाहेंगे कि ये साहब पूछ रहे थे कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स या फिर लैंड माफिया के कुछ लोग होते हैं, वो लैंड ग्रैब करते हैं, ज़मीनात पर कब्जा करते हैं, और इस कब्जे करते वक्त ये एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स की मदद हासिल करते हैं। ये जो मदद हासिल करते हैं लीगल एक्सपर्ट्स, क्या इनको इस किस्म की चीज़ों में मदद करते हैं? क्या वो जानबूझकर करते हैं या फिर किस वजह से करते हैं? फसीउद्दीन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी डालें।
جی بہت بہتر انداز سے آپ نے سوال کو ریفریش کیا ہے اعتماد بھائی. کوئی بھی لیگل ایکسپرٹ جان بوجھ کر کسی کرمنل کی مدد کبھی نہیں کرتا. یہ ہم ایسے دیکھتے ہیں اور پریکٹس میں بھی اس کو عمل میں لاتے ہیں. دوسری بات، لینڈ گریبنگ کی جو اسپیشلی بات انہوں نے کہی ہے، بھائی کرمنلس ہیں، لینڈ گریب کرتے ہیں، تو نیچرلی کوئی بھی آپ کی پراپرٹی پہ نظر رکھنا ایک فطری بات ہے. اسی کے لیے ہی تو پروٹیکٹیو لاس جو قانون بنائے گئے ہیں اسی کے لیے بنائے گئے ہیں. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ لینڈ گریبرز جو ہے لیگل ایکسپرٹس کی مدد لے کر کے ڈیفینڈ کرتے ہیں، بیسیکلی وہ لوگ کرمنلز ہیں. دیکھیے کرمنلز اور لینڈ گریبرز میں بہت فرق ہے. جو کرمنلز مطلب آئی پی سی کے کرمنلز کو ہم یوزولی کرمنلز ٹرم دیتے ہیں، اور لینڈ گریبنگ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ کورٹس ہے. ڈائریکٹلی لینڈ گریبنگ میں کیس جاتا ہے. نہ صرف ان کی زمین پروٹیکٹ کی جاتی ہے، بلکہ ان اشخاص جو یہ لوگ رہتے ہیں جو لینڈ مافیا جس کو آپ نے کہا ہے، ان کے لیے اسپیشلی پنشمنٹس ہیں. اور کیس چلنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انلیگل طریقے سے انکروچمنٹ کیا گیا ہے یا لینڈ گریب کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے یا کسی قسم کے معاہدے میں جو انلیگل ہے، کسی قسم کا رائٹ نہیں رکھتے ہوئے ان کے ایگریمنٹس کیے گئے ہیں، تو ایسے شخص کو برابر سزا بھی دی جاتی ہے اور جس کی زمین ہے اسے لوٹایا جاتا ہے. جی، وکلا برادری جو ہے ان کیسز میں اگر ان کا ساتھ دیتی ہے تو کیا ان کے اوپر بھی کچھ کیسز ہوئے ہیں آج تک آپ کی نظر میں؟ ہاں، ایسا تو پریویس ہسٹری میں معلوم ہوا ہے اور ہم کو ملتے ہیں ریفرنسز کہ انلیگل طریقے سے اگر آپ گائیڈ کر کے ان کو انوالو کرتے ہیں تو کرمنل کانسپریسی ویسے چیزوں کے اندر آپ کا بھی نام آئے گا اور پھر ان کو ملوث کر کے مقدمہ چلایا جائے گا. ایسا ملا ہے، پاسٹ ہسٹری کے اندر ہے کہ لینڈ گریبرز کو جو سپورٹ کرتے تھے ان کو کانسپریسی میں ٹرائی کیا گیا. جی، پچھلے ہفتے شاید ہم نے گفتگو کی تھی، سینئر ایڈوکیٹ کرمنل سائٹ کے رفعت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ایک کال ریسیو ہوئی تھی کہ کوئی جج صاحب نے کسی شخص کے ساتھ روڈ پر کسی قسم سے ان کی بحث ہو گئی تھی، تو وہ شخص جو متاثر تھا وہ جج صاحب پر کیا کیس ڈال سکتے ہیں، اس طریقے کا سوال انہوں نے کیا تھا. رفعت صاحب نے، سینئر صاحب نے فرمایا تھا کہ قانون سے بلاتر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، نہ ہی پرائم منسٹر ہے. وکیل ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس قسم کے کیسز میں انوالو ہوتے ہیں تو ان پر بھی مقدمے چلتے ہیں. بہت سارے کیسز صاحب سے بھی واقف ہے، ہم بھی واقف ہے کہ عدالتوں میں کچھ وکلا لوگ بھی ہیں جو اگر اس قسم کے کیسز میں انوالو ہیں تو ان کے اوپر بھی کرمنل کیسز چل رہے ہیں. سول کیسز سے متعلق جو بھی آپ کے پاس سوالات ہوں جلد سے جلد رجوع ہوئیے گا. اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں. 9:30 تا 10:30 بجے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے براہ راست. میرا آج کا پہلا سوال سول کیسز سے متعلق یہ ہوگا کہ ریکوری سوٹس ہوتے ہیں سول کیسز میں ڈالے جاتے ہیں، یہ کس قسم کے سوٹس ہیں، اس پر تفصیلی روشنی ملاحظہ فرمائیے فصیح صاحب سے. جی، ریکوری سوٹس بیسیکلی ریکوری آف منی سوٹس کو کہا گیا ہے. اس کے جو ایک سپریٹ آرڈر ہے، آرڈر 37، جس کے اندر ریکوری آف منی سوٹ اسپیشلی ڈیل کیا گیا ہے، اس کو سمری سوٹ کا نام دیا گیا ہے. سول پروسیجر کے اندر اسپیشل اس کا پروویژن بنایا گیا ہے، جیسے کہ ریکوری آف سوٹ، ریکوری آف منی آن دا بیسس آف اے کانٹریکٹ، بانڈ اور اے ریٹرن کانٹریکٹ، اس کو لیا جاتا ہے. سمری سوٹ کا جو بریف پروسیجر ہے، اگر اس کو پراپرلی فالو کیا جائے تو ڈائریکٹلی جو ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا بہت کم عرصے میں اور بہت چھوٹی فیس ہے. جیسے مان لیجئے اگر آپ کسی ایک فار ایگزامپل ایک اماؤنٹ کا ریکوری لے رہے ہیں تو آپ اگر سمری سوٹ ڈالتے ہیں تب 10 دن کے اندر اس کے سمنس تعمیل ہونے کے 10 دن کے اندر آپ کے حریف کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے عدالت سے. جی، اگر وہ رجوع نہیں کرتے ہیں 10 دن کے اندر تو پھر دوسرا سمن جاری ہوگا، سمنس فار ججمنٹ. ڈائریکٹلی یہ سمری پروسیجر کے اندر اگر 10 دن کے اندر آپ کا جو حریف ہے وہ رجوع نہ ہو تو اس کے اوپر دوسرا سمن تعمیل ہوگا، اس کے بعد ڈائریکٹلی ججمنٹ ملے گا اور وہ ججمنٹ ڈائریکٹ امپلیمنٹ ہوگا. جی، مزید ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. اس سے پہلے کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے گا. میرا نام عطیہ الرحمان ہے. جی عطیہ الرحمان صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ حیدرآباد سے ہی بول رہا ہوں. جی، سوال بتائیے. سوال یہ سر، ایک پلاٹ ہے بازو میں ہمارے پڑوس میں. جی وہ جی پلاٹ کو ایک
20 साल पहले तकरीबन हमारे पड़ोस में लिए थे साहब, रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। ठीक है। उसके जो जीपीओ जो पट्टेदार थे गैर मुस्लिम थे, इंतकाल हो गया उनका। ठीक है। मुस्लिम साहब के पास उनकी ये थी जीपी थी जी। उन्होंने भी वो पावर खत्म होकर भी तकरीबन 20 साल हो गया अभी। ठीक है। तो जो हिंदू साहब से उनका इंतकाल हो गया जी। तो वो जमीन से पेपर्स नहीं है। ठीक है। कुछ रहनुमाई होती थी क्या? जी, ये जो प्लाट जो साहब ने खरीदा था वो साहब अभी इस पर काबिज है? कुछ भी एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। वही साहब इस पर काबिज है? लिए थे उन्होंने खाली एक पेपर कच्चे पेपर पे लिख के दिए थे। ठीक है। अभी जो साहब ने 20 साल पहले लिया था वो वही काबिज है उस प्लाट पर? काबिज तो हैं बेचारे, लेकिन अब वो भी बहुत ज़ईफ हो गए। उनको लैंड ग्राबर्स धमका रहे हैं उनको। कौन धमका रहे हैं उनको? लैंड ग्राबर्स जो है पड़ोस के, वो लोग बोले तुम्हारे पास कोई हकीकी उसकी वैल्यू ये नहीं है, पेपर्स नहीं है, लिहाजा। तो बिल्कुल ओपन प्लाट है या इस पर चार दीवारी? ओपन प्लाट है साहब, ओपन प्लाट है, किसी का कुछ भी नहीं, 4 वॉल्स वगैरह नहीं है आजू बाजू? कुछ भी नहीं है साहब। ठीक है। कितना प्लाट होगा बता सकते हैं? करीब 300 चिल्लर गज होगा। ठीक है। हैदराबाद के ज्यूरिसडिक्शन में आता है या फिर रंगारेड्डी वगैरह? नहीं, हैदराबाद में आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। प्लीज। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी सर, हम कश्मीर में रहता है श्रीनगर से। जी, नाम बताइए। नाम तो मेरा नाम है बशीर अहमद। जी, सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? करता है वो जो मैंने 18 साल हो गया केस लड़की उनका केस किया था जी। 18 साल से कोई फैसला नहीं आता है। किस किस्म का केस है बता सकते हैं आप? हाँ, केस तो सरकारी था, डिपार्टमेंट था। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ आपने केस फाइल किया था? जी सर, हाँ, वो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। आपका ऑफिशियल मैटर था? जी सर, हम ऑर्डर निकला था सपनामत से। जी। सपनामत से हम ड्यूटी की देता है जी। अभी तक वो कोई 1-2 डिसीजन दिया था जज साहब ने, उस पर अमल दरामद नहीं करता है। ठीक है। किस कोर्ट में आपका केस चल रहा है बता सकते हैं? जी सर, हम श्रीनगर से मुंसिपल। ठीक है। किस शहर में है बता सकते हैं? शहर तो श्रीनगर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी सर, अगर कोई मदद जी सर, बताते हैं। आपसे पहले अताउर रहमान ने हमें कॉल किया था हैदराबाद से। साहब ने सवाल जहन में हो तो इस पर आप रोशनी डालिएगा प्लॉट के बारे में। उन्होंने कहा है कि एक 300 गज का 300 चिल्लर गज का प्लॉट है। एक साहब ने उसको किसी नॉन मुस्लिम साहब से परचेज किया था, जीपीए लिया था। देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि जीपीए जो है कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, वो पावर डेलीगेशन होता है। आपको पावर डेलीगेशन में और कंप्लीट कन्वेयंस या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में फर्क जानना चाहिए। एक जीपीए कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, पहली चीज। बरखिलाफ उसके इन्होंने और एक बात इस सवाल में पूछी है कि भाई 20 साल से वो काबिज है। देखिए, आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट के तहत, जो जनरली कानूनी लैंग्वेज में एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, उसके तहत अगर 20 साल से आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जे में हो और अंदरून 2 साल उसके अगर आप मुकदमा दायर करते हैं कि भाई ये मेरा पोजीशन जो है एडवर्स हो गया है, इट इज नॉट बीन चैलेंज एनीवेयर, तो आपको एडवर्स पोजीशन में पोजेसरी राइट के हिसाब से आपको उसका काबिज मान लिया जाएगा। तो उस हिसाब से आप वो प्रॉपर्टी के पूरे उसके हुकूक एक्सरसाइज कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। अभी इन्होंने और एक बात ये बताई कि भाई कोई लैंड ग्रैबर्स इनको थ्रेट दे रहे हैं कि हम छीन लेंगे, और वो साहब भी बड़े ज़ईफ हुए हैं। तो वो उम्र की उसमें कोई बात नहीं है। आप अदालत को रुजू हों और रुजू होकर के एडवर्स पोजीशन के लिए एक सूट डालें। हमारे मशवरे में ये बात मुफीद होगी। और दूसरी बात, जब वो ओपन प्लॉट है तो फिर इनका कब्जा कैसे है, वो डॉक्यूमेंट्स के तहत इनको सूट डालना पड़ेगा। और अपना कब्जा 20 साल से जो ये बता रहे हैं, अगर कोर्ट के सामने सक्सेसफुली प्लीड करेंगे तो उम्मीद है इनको इनकी प्रॉपर्टी पर पोजीशन मान लिया जाएगा और इनको प्रॉपर्टी का हकदार मान लिया जाएगा। ठीक, हाँ, उम्मीद करता है अताउर रहमान साहब माकूल जवाब मिल गया होगा। प्लॉट अगर ओपन है तो उसके लिए एडवर्स पोजीशन
बताना होगा, विटनेसेस के जरिए भी बताया जा सकता है। बात ये होती है कि अगेंस्ट में कौन आते हैं और फिर किस किस्म का डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, ये आपको अदालत में जाने के बाद ही पता चलेगा। रही बात लैंड ग्रैबर्स की, तो पुलिस में भी दरख्वास्त आप दे सकते हैं इनके खिलाफ। जो भी छोटे मोटे पेपर पे जो एग्रीमेंट हुआ था उसको आप पुलिस में बता करके आप लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ एक मुकदमा FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर पुलिस ना सुनती हो तो फिर आप अदालत से रुजू हो सकते हैं प्राइवेट कंप्लेंट के नाम पर। श्रीनगर से हमें एक साहब ने कॉल किया था, इनका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मैटर है। आवाज़ क्लियर नहीं थी साहब की, जितना भी सवाल हम समझे हैं। उमूमन अदालतों में बहुत लेट हो जाता है मसला, ये हिंदुस्तान की अदालतों का मामला है, लेकिन अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, जल्द से जल्द भी कुछ चीज़ों के फैसले हो रहे हैं। इनके केस में साहब जैसे 18 साल गुजर गए हैं, किसी भी अदालत में मुकदमा चल रहा हो तो उसको और जल्दी करने के लिए क्या कोई रेमेडी है? देखिए, ये साहब कश्मीर से फ़ोन किए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर ये यूजुअली इंडियन लॉज उतने इफेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बावजूद उसके, जैसे इंडियन लॉज में अमेंडमेंट्स आए 2002 के बाद से कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और एक्सपेडिएट किया जा रहा है, तेज किया जा रहा है डिस्पोजल के मेथोडोलॉजी को और प्रोसीजर को शॉर्टन करके केसेस कंपेलिंग नेचर में केस आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे ही इनको चाहिए कि एक अपने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें कि भाई हमको डिले हो रहा है जस्टिस में। तो जस्ट एक कैप्शन है लॉ के अंदर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो देरीना इंसाफ तो इंसाफ ना मिलने के बराबर हो जाता है बाज़ औक़ात। तो इनको चाहिए कि डायरेक्टली ये जा करके हाई कोर्ट में पिटीशन डालें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, एक्सपेडाइट पिटीशन टू डायरेक्ट द कोर्ट टू एक्सपेडाइट। बिकॉज मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास 18 ईयर्स अगर इनका दावा चल रहा है तो वो दैट टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर लगता है कि भाई ऑफिशियली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सम डिपार्टमेंट, तो इतनी देरी नॉर्मली नहीं होती है। कोई वजह होगी या कोई स्टे वगैरह होगा। हम खासिर हैं इस बात पे कमेंट करने के कि दौरान मुकदमा अगर कोई मामला हो तो हम वी रिजर्व आवर राइट नॉट टू कमेंट अपॉन इट। सबजुडिस मामला होता है, अच्छी बात नहीं होती कि मामला ज़ेर दौरा हो, उस पर अपन कमेंट करें। फिर भी इनको चाहिए कि जाकर के ऊंची अदालत में अर्जी दें और उसको रेमेडी हासिल करें। जी, एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूं। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बेरुशा सिद्दीकी है, मैं टीचर हूँ। मैं जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कानून डिस्ट्रिक्ट नंदियाल से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं और मेरे अहलिया दोनों टीचर हैं। जी जी, ये मेरे छोटे भाई और भाव दोनों क्या है, फरमाइए। के अखलाक सीधे न होने से दोनों लड़े कर गए कोर्ट को रुजू होकर। हम क्या है निंजाल में रहते हैं, फार अवे फ्रॉम द नंजर स्कूल, एक 50 किलोमीटर दूर है। दोनों यहाँ एरिया डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। हमारी भावज क्या करी अपने पर क्या है 498 केस डाली, ठीक है, और एक क्या है वो WD और CW डिपार्टमेंट से क्या है और एक केस डाली, 2 केस डाली। 2 केस पे क्या हम असल उनके लड़े झगड़े अंदर कुछ हमारा कोई ये भी नहीं। हम जी जी यार बार अवे फ्रॉम देयर प्लेस। यस यस, ये बता केस में करके हमको ऐसा दे रहे हमको कि डिस्चार्ज होने का कोई सूरत नहीं का। फार्मा का सब 7 मेंबर्स डाले हैं, ठीक है, किसी बोले उनको डालते हैं, उनको क्या कोई सूरत नहीं का। हम वी आर नॉट कंसर्न टू देयर केस, देयर कॉन्फ्लिक्ट। जी, ये कब मुकदमा फाइल हुआ है बता सकते हैं आप? ये 1 साल से चल रहा है। अच्छा, इस केस में आपने क्या बेल वगैरह ली है? हाँ, बेल ले हम लोग ले लिए, ठीक। बड़े परेशानी बेल ले लिए हम, मुखामा उनके झगड़े में क्या भी नहीं। जी जी, नहीं डाले। अरे क्या कोर्ट का क्या इसे दिया उनको सही डालते क्या, उसके बचने का कोई डिस्चार्ज केस डालेगा नहीं का उनको। अब हम स्क्रैच के लिए जाना हो तो कई पैसे पूछ रहे हैं उसको स्क्रैच के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं गोधन से अस्किया बात कर रही हूँ। जी, सवाल बताइए। सवाल है जी, मेरे हस्बैंड एक अपने क्लोज फ्रेंड से इन्वेस्टमेंट डील करे थे 5 लाख देकर। जी, तो वो पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ रिकवरी नहीं हो सक रही। और स्टार्टिंग प्रॉमिस करे थे कि 20,000 दूंगा बोल के बोले थे। अच्छा, 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो महीना 20,000 रुपए जी दिए क्यों ना, तो 2-3 मंथ्स दिए।
उसके बाद नहीं दिए उन्होंने, बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उसके बाद रिकवर हुए नहीं। अब तक 3 years हो गए, देखिए हमारे अमाउंट स्टक हो गया वहीं उनके बिजनेस में, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिए। अब हमारी क्लोज फ्रेंडशिप है उनसे, हम कुछ बोल भी नहीं सक रहे, तो हम राइट वो एक एडवाइस लेना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का कुछ बता सकती हैं आप? ऐसे वो क्लोज फ्रेंडशिप उनका बिजनेस है, थोड़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट करे थे 5 लाख। अच्छा, कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास? जी हो, डीड बनाए हम लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम वही मनोहर मंडल, मेरा डिस्ट्रिक्ट। जी नाम बताइए। वही है। सवाल बताइए। जी, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिएगा वही साहब। हाँ हाँ जरूर। जी जल्दी से सवाल बताइए। अच्छा, मस्जिद में जी जुमा का जी अज़ा सानी या बाहर देना या अंदर देना? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। करनूल से हमें कॉल उसूल हुआ था, इनके भाई भावज के कोई मसले में 498 केस पड़ा है। मैं एक और कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम परवेज है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। जी, सवाल बताइए। टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। कश्मीर से हूँ। जी जी, टीवी की आवाज को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए और जल्द से जल्द सवाल बताइएगा। मेरा है कि जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं, जी जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं यहाँ श्रीनगर में, जी मेरी दुकान की ये सीसी लिमिट चल रही थी, वो बैंक से लिया था फाइनेंशियल असिस्टेंस। जी, तो उन्होंने मुझे इंश्योरेंस मेरी दुकान की नहीं की थी, जो उनको तो बैंक को तो अपने जो इंटरेस्ट है सेफ गार्ड भी करने थे, जो मुझे सीसी लिमिट दिया था उन्होंने, कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है। नुकसान हुआ, ये फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हुआ जी, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस नहीं किया था, इंश्योरेंस कवर नहीं किया था जी। तो अब मुझे वो कह रहे थे कि मेरा सारा लॉस हो गया, सारा मैं दिवालिया हो गया। जी, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने दिया है वो रिकवर करने के लिए मेरी दुकान पर भी ताला चढ़ाया है, वो मुझे क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है? ठीक है, इन्होंने किसी किस्म की नोटिस दिया आपको? हाँ, उन्होंने नोटिस दिया, मैंने भी नोटिस दिया है कि आपने इंश्योरेंस नहीं किया है, कवर जो मुझे सीसी लिमिट दिया था आपने अपने इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना था, सेव करना था इंटरेस्ट को, लेकिन आपने नहीं किया है, वो पहले करते थे, इस साल नहीं किया था। ये लिमिट कितनी है बता सकते हैं आप? लिमिट 10 लाख रुपए है। चल रहा है, इसमें से कितने आपने लिए थे? पूरे 10 लाख इस्तेमाल कर लिए थे? इस्तेमाल किए थे 8 लाख। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं, पहले जवाब दे दें। मोहम्मद साहब ने करनूल से 498 का मसला है, इस पर आप जवाब जी। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बेल ले चुके हैं और इन्होंने ये भी बताया कि इस मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है और वुमेन्स डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी एक कंप्लेंट की गई। इनको घबराना नहीं चाहिए और इतना बेचैन होकर के शोल्डर से जो है केस झटक के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मुकदमा दायर करने को कोई भी नहीं रोक सकता है अगर वो झूठा मुकदमा है। अगर गलत मुकदमा दायर है तो बेहतर है कि उसे फेस करें। हाँ, एक और रेमेडी इनके लिए, जैसे डिस्चार्ज के लिए इन्होंने बताया बहुत पैसा पूछ रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके लिए एक और रेमेडी है। एक प्रोविजन है 205 CRPC, उसके तहत ये पिटीशन डाल सकते हैं टू डिस्पेंस विद द अटेंडेंस, पर्सनल अटेंडेंस। जैसे ये लेक्चरर हैं, इनकी अहलिया भी लेक्चरर हैं, तो इनको आना जाना जो डिफिकल्टी है, इसके लिए एक 205 पिटीशन डाल करके, जैसे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन करें। अभी मैं समझता हूँ केस अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट नहीं फाइल हुई होगी, तो अगर चार्जशीट फाइल होने पर भी इनका नाम अगर ये लोग बेकसूर पाए गए हैं तो पुलिस जनरली इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर करेगी, तभी भी आपको सेम इफेक्ट होगा एज एक्विटल। और या नहीं इनको पेशियां लग रहे हैं तो इनको डिफिकल्टी है तो डिस्पेंस विद पिटीशन डालें। और तीसरा रास्ता है, जैसे इन्होंने कहा है डिस्चार्ज का है, ये हायर अथॉरिटी या सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को जाकर के डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है,
करनूल साहब ने हमें कॉल किया था, 498A के बारे में मुलाहिजा फरमा रहे थे। जवाब, वकील साहब, कोई भी वकील साहब ज़्यादा फीस पूछ रहे हैं तो हाईकोर्ट में हमारी नज़र में रोज़ाना 1000 से 2000 वकला नज़र आते हैं। आप और दूसरे वकील से भी मशवरा कीजिए। बहुत कम फीस भी लेने वाले वकला हाईकोर्ट में होते हैं जो कौम की खिदमत करने के लिए बैठे होते हैं और खिदमत खल्क के जज्बे से होते हैं। हमारी नज़र में ऐसे बहुत सारे वकील हैं, आप ज़रूर उनसे भी रुजू होइए, 2-4 वकील से आप ज़रूर मशवरा करें। उसके बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ कॉश के लिए आपको मौका ज़रूर फराहम होगा। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं, अपने सवाल तैयार रखिएगा और भी 3-4 सवाल हमारे पास मौजूद हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिविल केसेस पर। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन के एक यंग एंड डायनामिक एडवोकेट मोहम्मद फसीउद्दीन साहब मौजूद हैं, जो लगातार आपके सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। कोई कॉलर हो तो शामिल कर लें। हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। बोधन से असफिया साहिबा ने हमें कॉल किया था। इनके हस्बैंड के दोस्त के पास इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था किसी बिजनेस में, 20,000 रुपये माहाना देने का वायदा किया गया था। 2 से 3 साल का अरसा गुजर गया है, ना ही प्रॉफिट आ रहा है और ना ही वो 5 लाख रुपए पूछ सक रहे हैं क्योंकि दोस्ती बहुत गहरी है। क्या किया जा सकता है? बहुत बेहतर अंदाज से आपने इनकी बयान की है कि दोस्ती एक तरफ है और पैसा दूसरी तरफ फंसा हुआ है। इसी के लिए जैसे हमने शुरुआत में बात की थी समरी सूट, मनी रिकवरी सूट, यहाँ पर जो है आप उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी नहीं ले रहे हो। चीटिंग करे, धोखाधड़ी किए या फोर्जरी करे हमारे साथ करके, आप अपना पैसा रिकवरी पूछ रहे हो, जो प्रॉफिट के साथ भी पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ भी पूछ सकते हैं। और वैसे इन्होंने दौरान सवाल ये भी बताया था कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, बेस्ड ऑन द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अगर ये क्लेम करती हैं तो बहुत थोड़ी सी फीस में ये सिविल दावा डाल सकते हैं, सिविल सूट, सिविल केस फाइल कर सकते हैं रिकवरी ऑफ मनी के लिए। समरी सूट, समरीली उसको डिसाइड किया जाएगा। अगर वो डिफेंड करते हैं फिर केस चलेगा, मगर इनका पैसा तहफ़्फ़ुज़, पैसे की हिफाजत होगी। अगर क्रिमिनल केस डालते हैं इस मामले में तो सिवाय मुलजिम को सजा मिलने के, अगर जुर्म साबित हो जाए तो सजा मिलने के दूसरा रिलीफ इनको नहीं मिलेगा। पैसे अगर ये क्लेम करना चाहती हैं तो इनके लिए बेहतर रास्ता सिविल सूट है, दोस्ती भी बनी रहेगी और जब चाहे आप अपना सूट विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी होगी जी। और चूंकि वक्त अगर चला जाए तो फिर ये बाद में मुकदमा भी जी 3 साल के जो लिमिटेशन है, बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता आपने पॉइंट आउट किया है कि लिमिटेशन जो है रिकवरी के लिए वो 3 ईयर्स है एज पर लिमिटेशन एक्ट। अगर 3 साल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया उसके अंदर ये क्लेम करती हैं, नोटिस देना नहीं देना ये भी इनके ऊपर ऑप्शनल है, मगर क्लेम करना 3 साल के अंदर ही पड़ेगा। उसके बाद टाइम बार डेट कहा जाएगा, डेट तो रहेगा मगर रिकवर करने का राइट इनका एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो मुकदमा डाल दीजिएगा, जैसा फसी साहब ने फरमाया क्रिमिनल केस ना डालें, सिविल मुकदमा डाल दीजिएगा। फिर वो आएंगे तो अदालत में अगर आपका केस रहा तो फिर आपके जो पैसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, वरना अगर लिमिटेशन चला जाए तो बाद में अगर खुदा न खास्ता आपके शौहर के दोस्त की नीयत अगर बदल जाए तो फिर आप रिकवर थ्रू लीगल प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगी। मेदक सदई साहब ने सवाल किया था, आप जानना चाहते हैं कि जुमे की अज़ां क्या मस्जिद के बाहर देनी चाहिए या अंदर देनी चाहिए। राह हिदायत नाम का प्रोग्राम हमारे पास पेश होता है मुंसिफ टीवी पर, हर हफ्ता और इतवार 9:30 था 10:30 बजे पेश किया जाता है। उलमाए दीन और मुफ्तियान इकराम उस प्रोग्राम में होते हैं, आप उस प्रोग्राम में ज़रूर कॉल कर लें। जम्मू एंड कश्मीर से एक साहब ने हमें कॉल किया था, फ्लड्स आए थे हाल ही में, सब वाकिफ हैं। इनकी तमाम जो वहाँ पर बिजनेस था वो उसमें बह गया। इन्होंने लिमिट भी रखी थी, कुछ पैसा भी लिया है बैंक से, अब बैंक वाले रिकवरी के लिए कह रहे हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए, ये बड़ी अजीब सूरत हाल होती है। इनका खुद का पैसा, इनका खुद का बिजनेस वो तो बह गया, वो उनके लिए, उसके लिए परेशान कम है, और ये जो ओडी लिया है ओवरड्राफ्ट बैंक से, उसके लिए इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। वैसे इनकी जो परेशानी है
یہ بات دلیل دیتی ہے کہ بھئی یہ واپس کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی مناسب ان کے پاس راستے نہیں ہیں کہ بھئی لوٹا دے سکے ٹائم کے اندر. تو بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو بات ہے جو انشورنس کی انہوں نے بات کی ہے، وس میجر جس کو قانونی لینگویج میں کہا جاتا ہے ایکٹ آف گاڈ. یہ خدا کے حکم سے یا خدا کے حرکات سے جو ہے فلڈز یا پھر زلزلہ یا پھر بجلی گرنا ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر نیچرل کلیمٹیز کے اندر جو ہے انشورنس نہیں کلیم کر سکتے ہیں. انشورنس کا کانٹریکٹ بائنڈنگ نہیں رہتا. برخلاف اس کے ان کے پاس ایک دوسرا راستہ ہے. اگر یہ سچ میں پوری طریقے سے دیوالیہ ہو گئے ہیں تو ایک انسالوینسی پٹیشن آپ سول کورٹ میں داخل کر سکتے ہیں. دیکھیے بھائی میرے پاس ابھی فی الوقت حالات اور موقع نہیں ہیں، مگر سب سے بہتر راستہ میری نظر میں ان کے پاس یہ ہے کہ بینک آفیشلز کو اپروچ کریں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ فلڈ سے ڈیمیجز ہوئے ہیں، فلڈ سے تکالیف ہو رہی ہیں لوگوں کو. تو ان سے سمے طلب کریں، وقت طلب کریں. تھوڑا سا وقت اگر ان کو مل جائے اور مزید وقت بھی طلب کریں، اور کوئی اگر دوسری فائنینشیل ایڈ یا ہیلپ مل سکتی ہے تو طلب کریں. اس کو چلا کر کے اپنے بزنس کو پھر سے سیٹ اپ کر کے کوشش کریں تو اثر نو یہ اپنا کام شروع کر کے اس کو لوٹا سکتے ہیں. یا نہیں، اگر بینک آفیشلز آپ کی صورت نہیں مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، کوئی صورت نہیں نکلتی ہے اس مسئلے کی تلافی کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں. عدالت سے رجوع کر کے اپنے حالات سے اس کو دوچار کریں اور ایک سٹے آرڈر پوچھیں. کتنے وقفے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وقفے میں یہ اپنا لون چکا سکیں گے یا بزنس سیٹ اپ کر سکیں گے، اس ٹائم تک کے لیے یہ کورٹ سے اپنا ٹائم پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی ان کو راستہ کھلا ہے. تو اب ان کے اوپر ہے کہ کون سا راستہ چنیں اور کس راستے کو اپنا فیصلہ لے کر کے پائے تکمیل تک پہنچائیں. جی، 2-3 راستے جیسے صاحب نے فرمایا ہے. بینک آفیشل سے آپ رجوع ہوئیے گا. بہتر تو یہی ہوگا کہ اگر وہ آپ کو وقت دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے ہیں تو پھر عدالت سے رجوع ہوئیے گا اور اسٹے آپ لینے کی کوشش کیجیے گا. اگر مان لیجیے فصیح صاحب ان کی کوئی دکان وغیرہ ہو تو اگر اس کو سیز اگر یہ کرنا چاہیں، سیجر سے روکنے کے لیے یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال سکتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹ کے حساب سے فریڈم آف پروفیشن، فریڈم آف آکوپیشن ہے، تو وہاں پر ڈال کر کے اس کے اوپر سٹے لے سکتے ہیں کہ بینک آفیشلز یا بینک ان کا دکان سیز نہ کریں اور ان کو بزنس اور کاروبار روزی سے لگے رہنے دیں. اس کے لیے کورٹ ان کی ضرور مدد کرے گا. آپ ہائی کورٹ سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جب بینک ہے تو نیشنلائز اگر بینک ہے تو ان کے خلاف آپ ریٹ پٹیشن وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سول کیسز پر. اس سے متعلق کوئی بھی سوالات ہوں تو جلد سے جلد شامل ہوئیے گا. فون نمبرات امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. بہت ہی کم وقت بچا ہے. ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ موجود ہیں، ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. میرا اگلا سوال فصیح الدین صاحب سے یہ ہوگا کہ ریکوری سوٹ کی ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ریکوری آف منی کی ہم نے گفتگو کی، سمری ٹرائل کا بات کر رہے تھے. عموماً یہ دیکھا جاتا تھا کہ کبھی ریکوری کے لیے سوٹ فائل کیا جائے تو بہت وقت لگ جاتا تھا پیسے ریکور کرنے کے لیے. آج کیا کوئی ٹائم لمٹ لگائی گئی ہے یا پھر عموماً کتنے عرصے تک یہ کیسز چلتے ہیں اور کتنی جلدی پیسہ مل سکتا ہے؟ بہت خوب. جنرلی اگر سامنے والا رسپونڈ نہ کرے اور کورٹ کی عدالت کو اوائڈ کرے، کورٹ کی پروسیڈنگز کو اوائڈ کرے تو 1.5 سے 2 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا سمری سوٹ. اگر نہیں وہ رجوع ہوتا ہے تب بھی جیسے پہلے دیر ہوتی تھی یا جیسے پہلے ٹائم لگ جاتا تھا کہ بھئی یہ ہو، پہلے کوئی لمٹ نہیں تھی. ریٹرن سٹیٹمنٹ جو جواب داخل کرنا ہے، عدالت کا ایک پروسیجر ہے. جیسے آپ مقدمہ دائر کرتے ہو تو سامنے والے کو طلب کیا جاتا ہے. جب سامنے والا عدالت میں رجوع ہو کر کے عدالت سے رجوع ہو کر کے اپنے طرف سے ایک وکیل ٹھہرا دے گا یا پھر اپنا جواب داخل کرے گا، تب سے لے کے 30 دن کا اسے ٹائم دیا جاتا ہے. وہ فردر ایکسٹینڈیبل ہے 90 ڈیز تک. یہ امینڈمنٹ ریسنٹ امینڈمنٹ میں آیا سو ہے، یہ پہلے نہیں تھا. تو جواب داخل کرنے کا بھی جو ٹائم لمٹ ہو گیا ہے 30 سے 90 دن کے اندر آپ کو اپنا ریٹرن سٹیٹمنٹ جو جواب داخل کرنا ہوتا ہے دعوے کا، اس کا ٹائم دیا گیا ہے. جی میں آپ کو یہاں پر روکتے ہوئے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے ہم کہ جو 30 ڈیز سے 90 ڈیز کا جو جواب ڈالنے کا وقت رکھا گیا ہے، 8-10 سال پہلے کی اگر بات کریں تو سالوں کے بعد صرف جواب ہی داخل ہوتا تھا. جی اس پر بھی آپ ذرا. جی جیسے پہلے یہ کنڈیشن نہیں تھا تو کوئی بھی بہانہ کر دیں یا ان کو موقع دینا ضروری رہتا تھا عدالت کے لیے کہ بھئی
कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि भाई इतने दिन के अंदर आप अपने दावे का जवाब डाल दीजिए वरना फिर हम प्रोसीड होंगे, तो वो नए नए बहाने करके इसी किस्म से जो है डिले क्रिएट की जाती थी। और ये कहा जाता था अब उतना नहीं है, 90 डेज के अंदर करना है। मैं मजीद गुफ्तगू जारी रखूंगा, उससे पहले कॉलों को शामिल कर लूं। हेलो हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताएं। अभी मैं आपसे दिया ना फोन कैसा आप शुक्रगुजार हूँ, आपने तसल्ली से जवाब दिया अपने को। मैं अब जो लीगल एक्सपर्ट है ना, जनवरी में 10 मैं जनवरी 6 और 8 को फिर समन में मैं मिसेज जाने का है। मैं उसके बाद 10 तारीख से हमारा हॉलीडे से मैं आप उनसे मिलना चाह रहा हूँ हैदराबाद आकर, और जो आप कॉन्टैक्ट का नंबर जी जी साहब का नंबर आप अभी जिस फोन पर आपने नंबर पर कॉल किया है उनसे आप जरूर ले लीजिएगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जरूर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर से ज्वाइन किया। दोस्तों, हम गुफ्तगू करें सिविल केसेस पर, समरी सूट। और अभी हम जो जिक्र कर रहे थे कि जब कभी कोई दावा डाला जाता था तो उसका जवाब लेने के लिए सालों साल लग जाते थे, लेकिन अब उसको 90 डेज के अंदर जवाब देना है। और अगर 90 डेज के अंदर जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर क्या होगा? अगर 90 डेज के अंदर जवाब नहीं दिया जाता है तो अदालत को ये डायरेक्शन है कानून के हिसाब से कि उनको एक्स पार्टी कर दें, उनके गायबाने में या उनके हाजिरी में भी बिना जवाब के ऐसे ट्रीट करें कि जवाब दे चुके हैं या फिर उनका कोई जवाब नहीं है और मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। इस कई और प्रोसीजरल डिलेस को डिमोलिश से रोकते हुए कॉलों को शामिल कर लूं। हेलो जी, वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइएगा। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, वसीम। दिल्ली से वसीम साहब जी, सवाल बताइए। मैं सच पूछना चाह रहा था कि रिकवरी के अंदर पुलिस का क्या रोल होता है? पुलिस का किस किस्म की रिकवरी चाह रहे हैं आप? मनी की रिकवरी या लैंड वगैरह की? नहीं, कैश की रिकवरी में। ठीक है, पुलिस का क्या रोल होगा? हाँ जी, पुलिस का क्या रोल होता है इसके अंदर? ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। वसीम साहब ने रिकवरी पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या रिकवरी सूट जब फाइल किया जाता है तो क्या पुलिस वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व? जी देखिए, रिकवरी अगर पैसे की रिकवरी हो, इफ द मनी ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन सम चीटिंग और फ्रॉड, डिफ्रॉड करके या डिसीटफुल मेथड से लिया गया है, तब पुलिस का काम उसके बीच में आएगा। वरना अगर आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन में पैसा दिया है या बिना किसी चीटिंग या क्रिमिनल एक्ट के अगर पैसा दिया गया हो तो फिर रिकवरी के अंदर पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर आप चीटिंग की कंप्लेंट फाइल करते हो या फिर ये कहते हो कि मुझसे धोखे से पैसा लिया गया है या ऐसे मेथड से पैसा लिया गया है कि जिस मकसद में मैंने दिया, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 406 है, 420 है, 468 है, किसी ऐसे दस्तावेज जो जाली दस्तावेज हैं, धोखे के दस्तावेज हैं, इन बिना पे अगर पैसा या कोई बेनिफिट ड्राइव किया गया है तो फिर क्रिमिनल केस बनेगा, तब पुलिस इन्वॉल्व होगी। वरना पुलिस का यूजुअली रिकवरी के लिए आप कानूनी कदम उठाइए तो बेहतर होगा रिकवरी के लिए। पुलिस अगर बीच में आती है तो वो पनिशमेंट की तरफ आपके केस को ले जाएगी। इंसान जो आदमी धोखा दिया हो या जो आपका जो मुखालिफ हो उसको सजा मिलने की तरफ केस आगे बढ़ेगा आपका। जी, सजा मिल सकती है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पैसे वापस अगर चाहते हो तो फिर सिविल कोर्ट को रुजू होना पड़ेगा। सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है, फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। मान लीजिए आपके फरीक के पास पैसे देने के लिए है ही नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? अगर पैसे ना हो तो उसके पास उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी या उसका कोई बिजनेस होगा, उसके दूसरे एंटीसीडेंट्स देखे जाएंगे, उससे रिकवरी की जाएगी, जिसको अटैचमेंट कहा जाए। जिसको अटैचमेंट, ये एक और इम्पोर्टेंट नुकता आपने उठाया है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट भी होता है। सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ऑर्डर 38 जो है, अगर आपको ये खदशा लायक हो कि भाई ये आदमी ये प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देगा, आपका जैसे लैक्स ऑफ रुपीस का अमाउंट बाकी हो और ये आपको महसूस हो रहा है कि भाई इसका घर है, अगर मैं ये मुकदमा लड़ता रहूं और कोई ऑर्डर के बगैर लड़ता रहूं और ये घर डिस्पोज कर देगा, तो अदालत आपके प्रोटेक्शन में दौरान मुकदमा, जब तक मुकदमा ना खत्म हो तब तक के लिए कंडीशनल अटैचमेंट दे देगा, ताकि वो टाइम तक ये प्रॉपर्टी वो डिस्पोज नहीं कर पाएगा या फिर उससे कोई सिक्योरिटी पूछेगा वो अमाउंट की कि भाई इतने अमाउंट आप इनको बाकी है, इनका ये दावा है, जब तक ये दावा खत्म ना हो जाए ये अमाउंट की सिक्योरिटी फराहम करें। वो बैंक गारंटी की शक्ल में हो सकती है या किसी और श्योरिटी की शक्ल में हो सकती है। ये करके इनको रोका जाएगा, फिर रिकवरी को सर्टन बनाया जाएगा। जी, कोई और कॉलर हो तो शामिल कर लें। हेलो, जी, कॉल ड्रॉप हो गया।
تو اس قسم سے اگر سامنے والے کے پاس پیسے دینے کے لیے نہ ہو تو اس کی پراپرٹی ہوگی، مکان اس کے نام پر ہوگا، یا پھر کوئی گاڑی ہوگی، یا پھر کوئی جو ایسی چیزیں جو ضروریات میں نہ آتی ہوں، لگژریز میں آتی ہوں، یا پھر ضروریات سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے چیزیں ہوتی ہو گھر میں، تو اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے. جیسا صاحب نے فرمایا کہ اہم سوال میں کر لوں صاحب سے کہ ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ ریکوری سوٹ میں کرمنل کیسز تبھی فائل ہو سکتے ہیں جب وہاں ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہو. اکثر ہمارے نوجوان باہر جانے کے جو طلبگار ہوتے ہیں وہ ایجنٹس حضرات کو پیسے دے کر کے پھنس جاتے ہیں. ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے سر؟ بے شک ان حالات میں ڈائریکٹ کرمنل کیس فائل ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ ان کا کرمنل کیس فائل کرنا اس بات کا حق ختم نہیں کرتا کہ یہ اپنے پیسے نہ ریکور کریں. اگر ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہو آپ کرمنل کیس ڈالیں گے. کرمنل کیس اسی لیے ڈالیں گے کہ ان کے ایکٹ جو ہے دھوکہ دڑی کے ہیں، چیٹنگ کے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ آپ کے پیسے لے کر کے بھاگ گئے ہیں. ان کے جو حرکات ہیں جو آپ کے بھروسے کو یہ توڑ رہے ہیں، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اس کو قانونی لینگویج میں کہا جاتا ہے، ان کے بھروسے کو توڑنے کے لیے ان کے اوپر کرمنل ایکٹ چلیں گے. اور چونکہ یہ لوگ پیسہ ریسیپٹ کے اندر لیتے ہیں، پیسہ رسید دے کر لیتے ہیں، تو وہ رسید کی بنا پر ریٹرن ایگریمنٹ یا ریٹرن ڈاکومنٹ کی بنا پر آپ اپنے پیسے کی ریکوری فائل کر سکتے ہیں. دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ یہ معاملوں میں آتی ہے کہ یہ لوگ اپنی کسٹڈی میں آپ کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں. پاسپورٹ ایکٹ کے تحت یہ کلیئرلی واضح طور پہ یہ بات بتائی جاتی ہے اگر جس کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ جس کو ایشو کیا گیا ہے اسی شخص کے پاس رہے، نہ رہنے کی صورت میں اس کو ریٹرن کر دیا جائے. سینٹرل گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو ریٹرن کر دیا جائے. اور یہ ڈاکومنٹ ویلیبل سیکورٹی کاؤنٹ ہوگا قانونی لینگویج میں، اور اس کی کسٹڈی کسی اور کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر بھی ایکشن ہوگا. تو اس کے اندر یہ جو کرمنل کیس بنے گا اس کے اندر پاسپورٹ ایکٹ کے بھی دفعات لگیں گے اور اس کے لیے بھی اس کی پوچھ تاچھ اور پکڑ بندی چلے گی. تو ایجنٹ حضرات کے اوپر کرمنل کیس لگنے کے ساتھ ساتھ آپ کا منی ریکور کرنے کا رائٹ بالکل ختم نہیں ہوگا. آپ اپنا منی ریکور کر سکیں گے اور اس کے لیے آپ کو سول دعویٰ ڈالنا پڑے گا کہ اتنا اماؤنٹ میں نے دیا تھا، اس شکل میں دیا تھا اور یہ ٹرانزیکشن سے دیا تھا، اور یہ صاحب نے مجھ کو چیٹنگ کی اور اس کے اوپر یہ ایکٹ چل رہا ہے، مگر میرا پیسہ مجھے واپس چاہیے. باوجود اس کے کہ وہ اگر پولیس کسٹڈی میں ہو تو آپ پھر بھی کیس داخل کر سکتے ہیں. اور جو مزید آپ کے خرچے ہوں، مثال کے طور پہ جیسے آپ دوسری کنٹری کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے اور وہاں سے آپ کو ریٹرن ہونے کے لیے پیسے بھرنا پڑا، یہ ڈیمیجز کے ساتھ آپ کلیم کر سکتے ہو سول سوٹ کے اندر. جی، تو جو نوجوان اس قسم کے کیسز میں پھنس جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایجنٹ حضرات کے چکر میں پھنس جاتے ہیں باہر جانے کے چکر میں، تو آپ صرف کرمنل کیسز پر ہی دھیان دیتے ہیں، اس شخص کو پکڑانے کی آپ کو جلدی ہوتی ہے، لیکن اسی اسنا میں آپ ریکوری جو ہے وہ ڈالنا بھول جاتے ہیں. اس کو نہ بھولیں. سول کے کورٹ میں بھی آپ مقدمہ ریکوری آف منی کے لیے ضرور ڈالیں، اور مین وائل اگر وہ سیٹلمنٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ دونوں دعوے ختم کیے. ہاں، جیسے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ نے عدالت کو رجوع کیا ہے، اگر آپ کا معاملہ مفاہمت میں اور بڑوں کی نگرانی میں ہو جاتا ہے کورٹ کے باہر، اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کہتے ہیں، یا پھر آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمپلیٹ ایک سیٹ پورا قوانین کا ہے، اس کے حساب سے بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا مقدمہ اینی ٹائم واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، بے شک کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، اس سے زیادہ جوابات ہمارے لیگل ایکسپرٹ کے پاس بھی موجود ہوں گے، میں امید کرتا ہوں، لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں مزید پروگرام کو آگے بڑھاؤں. لیکن میں فصیح صاحب کو فیوچر میں بھی تکلیف دیتا رہوں گا کہ اس قسم کے پروگرامز میں آپ ضرور شرکت کریں سول کیسز سے متعلق. اور میں فصیح صاحب کا تعارف اکثر دیتا ہوں کہ آپ پرزنرز کے رائٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اچنبھا لگے گا کہ جو لوگ قیدی ہیں ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ انوسنٹ ہوتے ہیں، وہ اگر پرزنس میں پھنس جائیں، جیلوں میں پھنس جائیں، تو پھر ان کو کس طریقے سے باہر نکالا جا سکتا ہے. اس قسم کے کیسز میں آپ اپیئر ہوتے ہیں، اور جو انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو چھڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پرزنرز ایکٹ پر بھی ہم ان فیوچر میں ضرور گفتگو کریں گے، لیکن اب مجھ پر واجب ہے میں فصیح صاحب کا شکریہ ادا کروں. تو شکریہ صاحب. فیوچر میں بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، آپ ضرور ساتھ دیجیے گا. کل کا عنوان نوٹ کر لیں، کل ہم گفتگو کریں گے کرمنل کیسز پر. کرمنل کیسز سے متعلق کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو آپ ضرور تیار رکھیے گا. تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.